Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शुरुआत करते हैं आज के कारोबार की हाइलाइट्स के साथ। आज अगस्त वायदा सीरीज की एक्सपायरी कमजोर हुई है। आज कारोबार की शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई, लेकिन आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ हालांकि बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी हालांकि हमने देखा कि सबसे ज्यादा आज टूटा है। बैंक निफ्टी 120 अंक कमजोर होकर आज बंद हुआ है। हालांकि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही है, जिससे इंडेक्स हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब रहा है। लेकिन आज रुपए की कमजोरी और कच्चे तेल में बढ़त ने बाजार का मूड पूरी तरह से यहां बिगाड़ने का काम किया। खासकर बैंक और ऑटो शेयरों में हमने साफ तौर से प्रेशर देखा है। तो ये तो आज के कारोबार की हाइलाइट्स हो गई हैं, लेकिन अब कल नई सीरीज की शुरुआत है और साथ ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार के लिए? हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताएं कि आखिरी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो ऐसे में नजर बाजार की कहां रहेगी? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा और साथ साथ जो नई सितंबर सीरीज है उसका पहला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा। और इस समय ग्लोबल टेंशन काफी हद तक, वो जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर था, वो ईज ऑफ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो पहले वो यूएस और मेक्सिको के बीच में करार हुआ था, वो नाफ्ता डील रद्द होने के बाद, और अब कहा जा रहा है वो जो डेडलाइन है दरअसल मेक्सिको, कनाडा और यूएस के बीच में सहमति की, वो कल है। और जिस तरह की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, कनाडा भी शायद यूएस के साथ डील करता हुआ नजर आए। तो ट्रेड टैरिफ वॉर का टेंशन जो है वो ईज ऑफ होगा, वो गिवन नजर आता है। लेकिन इस समय बाजार क्लोजली वॉच आउट कर रहा है कच्चे तेल को, और वो हमारे लिए दिक्कत का सबब बना हुआ है। $77 के ऊपर आज जब हम क्लोज कर रहे थे तब वहां पे कामकाज देखने को मिला है, और उसी के चलते रुपए में और कमजोरी गहराती हुई नजर आई है। तो कच्चा तेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा जब हम सुबह उठ के आएंगे तो किस तरह का मूव है, क्योंकि वाकई उम्मीद से ज्यादा वो प्रेशर डाल रहा है हमारे भारतीय बाजारों में। इतना एंटिसिपेट नहीं करा था हमने कि इस तरह का उछाल देखने को मिलेगा। साथ साथ कल तमाम पावर कंपनी, साथ साथ तमाम बैंकिंग स्टॉक्स रडार पे रखें, और खास तौर पे वो जो हाई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था उस पर कल वो विचार विमर्श होने वाला वो बैठक होगी, जिसमें आरबीआई का भी रिप्रेजेंटेशन होता हुआ नजर आएगा। तो आपको याद होगा फरवरी में जो आरबीआई का सर्कुलर आया था कि एक दिन भी डिफॉल्ट करा गया तो ये कंपनी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए शुरुआत कर दी जाएगी, वो इशू लिंगरिंग वरी था। और अब उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल वो ऑल इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। तो मेरे लिए पावर कंपनीज, बैंकिंग स्टॉक्स वापस रडार पे आते हुए नजर आएंगे। वो पॉकेट होगी जो हमें क्लोजली वॉच आउट करनी चाहिए। और इस बार जो एक्सपायरी हुई, आज हमने जो अगस्त वायदा की एक्सपायरी देखी, उम्मीद से कमजोर रही। 11,700 के नीचे मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था वो एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। तो देखते हैं कच्चा तेल किस हद तक सपोर्टिव रहता है, रुपए में किस हद तक अब वापस मजबूती बनती है या नहीं। और फिर ये, क्योंकि ये ऑफ लेट पिछले 2 दिनों से इन्होंने दबाव बनाया था भारतीय बाजारों में, तो हम इवेंचुअली देखना चाहेंगे कि किस हद तक ये सपोर्ट करते हैं बाजार के मूव को। और कल क्या 11,700 के ऊपर फाइनली हम वो क्लोज देखते हुए नजर आएंगे, वीकली क्लोज, जो क्लोजली मेरे ख्याल से बाजार के एक्सपर्ट्स वॉच आउट करेंगे। शुक्रिया आशीष तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए अब कल की तैयारी आज आपको करवा देते हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कमोडिटीज पर और करेंसी पर भी हम राय लेंगे। पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले हम बात करेंगे इक्विटी बाजार की, और सुदीप जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले दर्शकों को बताते हैं कि अब जो नई सीरीज की शुरुआत होने वाली है, कल से सितंबर सीरीज की शुरुआत होगी और कई अहम इवेंट्स हैं जो बाजार को दशा और दिशा यहां पर देंगे। सबसे पहले एक एक करके हम आपको बताते हैं कि क्या क्या अहम इवेंट्स है। 31 अगस्त को अगर हम देखें तो जून तिमाही के जीडीपी आंकड़े यहां पर आने वाले हैं। उसके अलावा बिजली कंपनियों को राहत पर अहम बैठक होने वाली है। बाजार की नजर तमाम बिजली स्टॉक्स पर रहेगी और यहाँ पर इस पर इम्पैक्ट हम पड़ता हुआ देख सकते हैं। एलआईसी डील को मंजूरी के लिए आईडीबीआई बोर्ड की बैठक भी होने वाली है, और साथ ही 14 शहरों में अतिरिक्त मार्जिन भी यहाँ पर दिया जाएगा। 1 सितंबर को अगस्त की जो गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। नई गाड़ियों पर नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नियम लागू होंगे। ये अहम इवेंट्स होंगे 1 तारीख के लिए। 3 सितंबर को एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव लागू होंगे और भारत 22 इंडेक्स जो है वो एफएनओ में शामिल होगा। 4 सितंबर की अगर हम बात करें तो मुथूट फाइनेंस के नतीजे आएंगे, और साथ ही आईडीबीआई डील को मंजूरी के लिए एलआईसी बोर्ड बैठक भी यहां पर करेगा। तो इस पर बाजार की नजर जरूर रहेगी। 5 तारीख को इन्फोसिस के 1:1 बोनस की
एक्स डेट है, हुडको और श्रेंट्रा के नतीजे आने वाले हैं। 12 तारीख की अगर हम बात करें तो जुलाई के आईआईपी आंकड़े आएंगे, अगस्त के रिटेल महंगाई के आंकड़े भी आएंगे जहां पर इकोनॉमी की थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। 14 सितंबर को जुलाई के थोक महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। 25 से 26 सितंबर की बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक है और 28 सितंबर को निफ्टी में बदलाव लागू होगा, जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल होगा और साथ ही ल्यूपिन बाहर निकलेगा। सुदीप जी, अहम इवेंट्स तो हमने यहाँ पर गिना दिए हैं, लेकिन आज हमने देखा कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमने बाजार में जरूर देखी है। कमजोरी के साथ तो शुरुआत हुई थी, लेकिन बाजार में लाल हरे निशान पे थोड़ी क्लोजिंग हुई है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में क्या तेजी का नया लेवल हम कल देख पाएंगे? कल के कारोबार के लिहाज से अहम ट्रिगर्स हमने सुने आशीष के मुताबिक, लेवल्स क्या होंगे, आप ये बताएं। देखिए, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस आने की संभावना है, पर इसमें एक चीज में ध्यान में रखना होगा। अगर कच्चे तेल के प्राइसेस में ज्यादा कुछ मोमेंटम आता है और प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो शायद इंडियन मार्केट में दबाव रहेगा, और अगर कच्चे तेल के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़े करंट लेवल से तो हम लोगों को लगता है कि रुपया भी ज्यादा नहीं गिरेगा करंट लेवल से, फिर मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने की संभावना रहेगी। जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव एक मूड बन रहा है, क्योंकि जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज थे वो कुछ हद तक रिजॉल्व होते हुए लग रहे हैं। एटलीस्ट जो अमेरिकी जो ट्रेड इश्यूज है बिटवीन मेक्सिको, कनाडा एंड यूएस, जो नाफ्ता है, वहां पे कुछ सुझाव आने वाला है, और आई थिंक दैट विल चीयर द ग्लोबल मार्केट्स, और इसका असर इंडियन मार्केट्स में जरूर आएगा। सिर्फ कच्चे तेल पे ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और कच्चे तेल पे ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही रुपए की भी चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है। और बीरेन वकील जी से मैं अब रुपए की चाल पे सबसे पहले सवाल पूछना चाहती हूँ। बीरेन जी, हमने देखा कि रुपए की कमजोरी गहराई है और कारोबार के दौरान आज डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 70 रुपए 87 पैसे तक गिरी है। लगातार कमजोर हो रहा है रुपया, लिहाजा से एनबीसी आवाज ने एक बैंकर्स पोल भी कराया है और पोल में 40% बैंकर्स की राय है कि डॉलर का भाव 72 रुपए तक जाएगा, वहीं 20% बैंकर्स को रुपया 74 के स्तर तक फिसलने की आशंका दिखाई दे रही है। ग्लोबल चिंताओं ने साथ ही महीने के अंत में डॉलर की खरीदारी और दक्षिण अफ्रीका, टर्की में करेंसी कमजोर होने का असर भी पड़ा है। इसके अलावा घरेलू ट्रिगर्स भी हैं जो रुपए की कमजोरी पर इम्पैक्ट इस पर कर रहे हैं, गहरा रही है कमजोरी। बीरेन जी, आप ये समझाएं कि रुपया को क्या आप 72 तक कमजोर होता हुआ देख रहे हैं? इसका जवाब आरबीआई आने वाले दिनों में एग्रेसिव इंटरवेंशन करती है या इसी तरह एब्सेंट रहती है, उस पर निर्भर है। अभी तक तो उनका इंटरवेंशन आया नहीं है, या तो जितना भी आया है वो हाफ हार्टेड है, जिसके कारण रुपये पे कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं देखा गया। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि 71.5 के आसपास जो साइकोलॉजिकल दबाव वाला क्षेत्र है, वहाँ शायद आरबीआई शॉक एंड और ट्रीटमेंट जो उसका एक तरीका रहा है वो करके एग्रेसिव इंटरवेंशन शायद करे। बट जिस तरह ग्लोबल डिस्पेरिटी है ग्रोथ की, यूएस इज डूइंग फैंटास्टिक एंड इमर्जिंग मार्केट्स आर ट्रबल्ड ड्यू टू डेट का भी इश्यू है, राइजिंग यूएस लाइबर का भी इश्यू है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि इवन इफ करेक्शन आए इंटरवेंशन के कारण, फिर भी इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कमजोर रहेगी। ऑलराइट जी, ऐसे में आप कोई रणनीति सुझाएंगे? जो एंड यूजर इंपोर्टर्स है, दे शुड हेज, उनको कवर्ड रहना चाहिए, एंड मोमेंटम बायर लोग है उनको डॉलर बाई साइड में रहना चाहिए, कॉन्ट्रारियन नहीं जाना चाहिए। मींस डॉलर जी बीरेन जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपसे रणनीति हम फिर से लेंगे। इस ऑडियो को हमें ठीक करना होगा। लेकिन उस बीच सुदीप जी, नेचुरल गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सरकार जल्द ही नेचुरल गैस के दाम 15% तक बढ़ा सकती है और नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना भी है। यहाँ पर हमने देखा है पिछले दिनों की मार्च में कीमतों में 6% का इजाफा हुआ है और खबर की वजह से हमने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी, ओएनजीसी में पॉजिटिव इम्पैक्ट की संभावना है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रहेगा गैस के प्राइसेस बढ़ने से।
बाकी क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे महानगर गैस है या आईजीएल है, वहां पे खास कोई असर नहीं आएगा क्योंकि वो पास थ्रू है, दे अर्न ए परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, तो वहां पे ज्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बाकी जो अदर कंपनीज हैं जो गैस रिलेटेड काम करते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, पर ओएनजीसी में जरूर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो ओएनजीसी में इस खबर को नजर में रखते हुए पोजीशन लिया जा सकता है। सुदीप जी, क्या नेचुरल गैस की चाल पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं? जी, कमोडिटी में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्राइस एडजस्टमेंट बहुत दिन से ड्यू है और ये प्राइस एडजस्टमेंट होना जरूरी भी है टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्राइसेस। सो आई थिंक ये बहुत जल्द हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। ऑलराइट, बीरेन वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बीरेन जी, नेचुरल गैस की हम बात करते हैं, जहां पर नेचुरल गैस के दाम 15% तक बढ़ाए जा सकते हैं और नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। अगर मैं क्योंकि ग्लोबली प्राइसिंग पर चलती है ये कमोडिटी और अब हम देखेंगे कुछ ही महीनों में इसकी डिमांड में भी इजाफा होगा इंटरनेशनली, ऐसे में कीमतों पर कितना दबाव या कितनी तेजी से आपको लगता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी? इंडियन प्राइसेस तो नेचुरली अपवर्ड रिवीजन होगा। हमारी जो जेएलएल जो बास्केट है उसके हिसाब से। दूसरा ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्का सा रिकवरी है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जो हरिकेन सीजन में हल्का सा बढ़ोतरी हुई है, इसलिए तो इंडियन टर्म्स में, फ्यूचर्स के टर्म्स में मैं समझता हूँ कि हम शायद उसको 210, 215 तक देखेंगे। और डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी या एलएनजी की जो बात है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फार्मूला, तो इसमें कितना दबाव होगा, रुपये की एक्चुअल कितनी इम्पैक्ट आएगी, वो कहना मुश्किल है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए बीरेन जी। और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। आज एविएशन शेयरों पर दबाव देखने को मिला है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से एविएशन सेक्टर पर प्रेशर रहा है और आज इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज सभी में हमने गिरावट आती हुई देखी है। और ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें, सुदीप जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर डिमांड को लेकर काफी सारे इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, सप्लाई काफी रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है। ऐसे में हो सकता है आगे चलते हुए हम कीमतों में इजाफा आगे भी देखें। तो ऐसे में एविएशन सेक्टर के लिहाज से आपकी क्या सलाह होगी? कविता जी, आपने एविएशन सेक्टर को जो इश्यूज प्लेग कर रहा है उसका एक का जिक्र किया है, जो कि कच्चे तेल की एविएशन टरबाइन फ्यूल के प्राइसेस। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द एविएशन कंपनीज जिनका जिक्र आपने किया, इनका बहुत फॉरेन पेमेंट्स रहते हैं कच्चे तेल के अलावा भी। दे हैव फॉरेन डेट, दे हैव अदर काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट लीज अरेंजमेंट्स जिसका किस्त फॉरेन करेंसी में देना पड़ता है, और इंडियन रुपी डिप्रिसिएशन इनको वहां पे भी बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है। तो आई थिंक ये दोनों चीज का असर, एक तो कच्चे तेलों का प्राइस बढ़ने का असर एविएशन टरबाइन फ्यूल में आता है, दूसरी बात इनका जो अदर पेएबल्स, नॉन ऑयल रिलेटेड पेएबल्स हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, वहां पे भी बहुत बुरा असर होता है रुपी डिप्रिसिएशन का। तो आई थिंक एविएशन क्षेत्र के लिए थोड़ा टेंस टाइम है और यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र में निवेशक हैं तो हम यही सलाह देंगे कि बहुत सतर्क रहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आई थिंक पोजीशन लाइट करने की कोशिश जरूर करिए। चलिए, तो आपको ये सलाह दी जा रही है एविएशन सेक्टर में। लेकिन एनपीए के खिलाफ कार्रवाई में रिजर्व बैंक को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों और वाजिब वजहों से कर्ज नहीं चुकाने वालों के बीच अंतर करना चाहिए और वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति इसकी सिफारिश अब करेगी। और इसके साथ ही आरबीआई को ज्यादा अधिकार देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। सुदीप जी, अगर हम सरकारी बैंकों की जो खस्ता हालत है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, ऐसे में अगर आरबीआई को तमाम ताकतें दे दी जाए तो आपको लगता है कि एनपीए की समस्या जो कि अक्रॉस पीएसयू और निजी क्षेत्र के बैंकों में मौजूद है, लेकिन पीएसयू बैंकों की हालत एनपीए को लेकर क्या सुधरेगी? क्या इतना कंट्रोल देना सही है या कंट्रोल देने के बाद आरबीआई वो काम कर पाएगा? देखिए, ये बात तो मैं यहाँ पे कहूँगा जरूर कि
फ्यूचर इंप्रूवमेंट जरूर होगा अगर आरबीआई के कंट्रोल में आए। बहुत सारे इश्यूज जो आरबीआई हैंडल नहीं कर पाता है, जैसे बोर्ड चेंज, मैनेजमेंट चेंज, मैनेजमेंट कंट्रोल ऑन द मैनेजमेंट, वो आरबीआई का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है और वो आने से शायद फ्यूचर में परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। जो पास्ट इश्यूज है वो तो हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। वहाँ पे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो स्टेप्स एक्सपीडाइट करने पड़ेंगे और रिकवरी करना पड़ेगा। बट फ्यूचर के लिए क्योंकि सरकार अभी फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन करके पीएसयू बैंक्स को रिवाइव करने का सोच रहा है और उनके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो इस माहौल में आरबीआई का पावर, गवर्नेंस का पावर बढ़ाना बहुत ही सही होगा। और राइट, झटपट कुछ खबरों पर जो बाजार बंद होने की बाद आए हैं, सुदीप जी आपका टेक हम लेना चाहेंगे। भारतीय एयरटेल को टीडीएस से यहाँ पर राहत मिली है। तिकोना डिजिटल के साथ मर्जर मामले में दरअसल ये राहत का मामला है। टीडीसैट ने डीओटी को मर्जर की मंजूरी देने को यहाँ पर कहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस खबर पर? जी जरूर पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल के लिए। पर मैं यहाँ पे सतर्क करना चाहूँगा निवेशक को कि टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज हैं। एक छोटा सा पॉजिटिव जरूर है कि ये बहुत पेंडिंग इशू था और ये रिलीफ भारतीय एयरटेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर फंडामेंटली नथिंग चेंजेस इन द सेक्टर। और मैं निवेशक को जरूर सतर्क रहने के लिए सलाह दूंगा सारे टेलीकॉम शेयर्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर रुख करते हैं जो हमारे जानकार लेकर आए हैं आपके लिए। अनुज दीक्षित की रणनीति फ्लैश करेंगे सबसे पहले, जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 11,630 का स्टॉप लॉस, 11,740 के टारगेट के लिए। दानेश्वर पदवल की रणनीति भी खरीदारी की है, 11,620 का स्टॉप लॉस, 11,800 का टारगेट। शेयर इंडिया की नीरव वखारिया बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, 11,720 का स्टॉप लॉस, 11,610 का टारगेट। टेक्निकल चार्ट्स पे देखिए, आज मनीष शर्मा सन फार्मा में आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 670 का टारगेट होगा, 625 के स्टॉप लॉस पर। वहीं आदित्य अग्रवाल डेरिवेटिव्स में एमजीएल में खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं। 824 824 का स्टॉप लॉस होगा, 880 के टारगेट पे खरीदारी की इसमें रणनीति इनकी। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है आज की वैल्यू पिक जानने का। बताएं सुदीप जी, निवेश के लिहाज से वो कौन सा स्टॉक है जो वैल्यू फॉर मनी है? देखिए एनआईआईटी लिमिटेड आईटी क्षेत्र के ट्रेनिंग रिलेटेड क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है और इसी शेयर में हम निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने पिछले 7-8 साल में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस मॉडल किया है। पहले ये रिटेल बिजनेस, एसेट बैक्ड रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, वहाँ से ग्रेजुअली इन्होंने बिजनेस शिफ्ट किया है और एसेट लाइट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और बिजनेस की तरफ मूव किए हैं। और आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप रहा है मार्जिन के लिए और स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस के लिए। दूसरी बात है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स थे उससे ये मूव कर गए हैं और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स विथ रेप्यूटेड कॉर्पोरेट्स इन ग्लोबल मार्केट साइन कर रहे हैं। इसके जरिए रेवेन्यू वोलेटिलिटी भी बहुत कम हो रहा है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और भी रेवेन्यू वोलेटिलिटी कम होने की संभावना है। तीसरी बात है, जो रिटेल बिजनेस है वो इंडिया और चाइना फोकस्ड कर रहे हैं और वहाँ पे भी शॉर्ट ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग जिसका डिमांड है, मार्जिन अच्छा है, उसी पे फोकस कर रहे हैं। इनका जो एक हिस्सेदारी है एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छे होने के कारण वैल्यू एक्रीशन हो रहा है और इन्होंने बहुत सारे छोटे एक्विजिशंस किए हैं स्ट्रेटेजिकली, वो कस्टमर का स्टिकीनेस और मार्जिन इंप्रूव करने में सहायता कर रही है। ओवरऑल करंट वैल्यूएशन पे हम लोगों को अच्छा लग रहा है ये शेयर। 125 के लेवल के लिए निवेशक यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 1 साल का नजरिया से। चलिए 1 साल का नजरिया और एनआईटी में आज आपको खरीदारी की रिकमेंडेशन वैल्यू पे के तौर पे दी जा रही है, 125 का टारगेट। रुकते हैं ब्रेक के लिए, उसके बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में।
आपके सवालों के जवाब दें उससे पहले आपको झटपट बताते हैं बाजार आज बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं। एनसीएलटी से आइडिया वोडाफोन मर्जर को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा जेट एयरवेज फंड हेराफेरी का मामला है और आरओसी ने जेट मामले में औपचारिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और इसके अलावा ओरिएंट बैंक को क्यूआईपी के जरिए 1000 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड मंजूरी भी मिल गई है। दिलीप बिल्डकॉन को 1560 करोड़ का ऑर्डर मिला है और माइंडट्री ने डिजिटल इंफ्रा सेवाओं के लिए जीएचटी डिजिटल से करार भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं स्टॉक फटाफट की ओर, जहां पे हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और पहला सवाल है राजकोट से अरविंद शाह का और इन्होंने आईडीएफसी में खरीदारी कर रखी है। सुदीप जी, इनकी जो बाइंग लेवल है वो 47 है। जी, मेरा सलाह तो यही होगा कि इस पे निवेशित रहिए। जैसे हम लोग जानते हैं इनका कंपनी का मर्जर कैपिटल फर्स्ट के साथ हो रहा है और उम्मीद यही है कि अर्ली सितंबर में शायद इनका अप्रूवल भी मिल जाएगा और बहुत जल्द एक अच्छा खासा लार्ज बैंक बनने की संभावना है। आईडीएफसी जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैपिटल फर्स्ट से इनको मिलेगा उसका भी बहुत पॉजिटिव असर होने की संभावना है। तो अगर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं तो जरूर मेरी सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और पुणे से जयेश पटेल का सवाल लेंगे और पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर रखी है। 765 की इनकी बाइंग प्राइस है। जी, पीआई इंडस्ट्रीज जो सीड सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है और करेंटली क्योंकि मॉनसून ठीक ठाक हुआ है और इनका जो बिजनेस है कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है सीएसएम, इस क्षेत्र में ये दिग्गज कंपनीज ग्लोबल कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ से अगर डोमेस्टिक बिजनेस देखें या एक्सपोर्ट बिजनेस देखें, दोनों तरफ से इनको आने वाले दिनों में फायदा होने की संभावना है। रुपी डिप्रिसिएशन ऑल्सो कुछ हद तक इनको सहायता करता है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि यहाँ पे निवेशित रहिए और पॉसिबल हो तो इंक्रीमेंटल खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो पे सवाल पूछना चाहते हैं गुड़गांव से वीके अग्रवाल और 3285 इनकी बाइंग प्राइस है और यहाँ से स्टॉक काफी टूट चुका है। इनको क्या और रुकना चाहिए? जी, हमारी सलाह होगी कि अच्छा कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, प्रोस्पेक्ट भी ठीक है, पर अगर आप करंट वैल्यूएशन की बात करें तो हमारी सलाह ये होगी कि यहाँ से एग्जिट ले ले। और ऑटो क्षेत्र में अगर रहना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड में खरीदारी कर सकते हैं और टू व्हीलर सेगमेंट में ही रहना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह हम देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन, मॉनसून ठीक ठाक हुआ है, इलेक्शन सामने है, रूरल इकोनॉमी में पैसा जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का रूरल इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ है। तो टू व्हीलर में रहना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करें और ऑटो सेक्टर जनरल रहना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करें। चलिए, अशोक लेलैंड या हीरो मोटोकॉर्प में आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। शो को समाप्त करने का समय हो गया है। सुदीप जी, डिस्क्लोजर्स क्या होंगे आपके? जिन शेयर्स में हमने खरीदारी की जिक्र की है वो हमारे निवेशक को खरीदारी की सलाह देते हैं, पर हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। धन्यवाद समय निकालकर राय दर्शकों को आज देने के लिए। और कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।